वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। तो दोस्तों आर ओ यारों के लिए एक शानदार टेस्ट और मैं आपके लिए ले आया हूँ। मैंने आपको 2 टेस्ट कराए, एक टेस्ट मैं और आपको करा रहा हूँ, ठीक है। तो जीएस का ही हम लोग करेंगे, हिंदी के टेस्ट अलग करा दूंगा। और प्लीज़ आप इसको अटेम्प्ट करने की कोशिश करा करिए। जब मैं बताऊँ वीडियो को पॉज करिए, सवालों को खुद आप हल करने की कोशिश करिए और एक पेज में लिखिए इसका ऑप्शन ये, इसका ये है ना, और फिर चेक करिए आपका कितना स्कोर बन रहा है। ये शानदार टेस्ट आप ले सकते हैं, प्रिंट भी करा सकते हैं। इन टेस्ट में देखो आपको बढ़िया OMR भी दिया है, आप प्रिंट करके अपना फिल करिए गोला कि आप कितने सही कर पा रहे हैं, कितने नहीं। इवैल्यूएशन करिए अपनी कि आपको कौन कौन से सब्जेक्ट वीक हैं, कौन से स्ट्रॉन्ग हैं। बहुत ही शानदार प्रैक्टिस हो जाएगी आपके सारे ही विषयों की। तो इन टेस्ट को आप लेने के लिए नंबरों पे कॉन्टैक्ट ज़रूर करिए और सैटरडे संडे को टेस्ट की प्रैक्टिस करिए। एग्जाम बहुत करीब है आपका। अब जैसे पहला सवाल है, कह रहा है सहायक संधि यानी सब्सिडरी अलायंस ये कब आया था, रोहिल्ला वॉर कब हुई थी, एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी, और वेल्लोर जो रिवॉल्ट है या वेल्लोर म्यूटनी है, वेल्लोर विद्रोह, ये कब हुआ था। तो अगर आपको डेट लगा आती है तो सिंपल सी बस आप इसको क्रोनोलॉजी में लगा दीजिए। वीडियो पॉज करिए और लगाइए, देखिए, ठीक है। तो आपको पता होगा सब्सिडरी अलायंस सिस्टम कब आता है, वेल्सली लाता है ना इसको 1798 में। कब लाता है, 1798 में लाता है। रोहिल्ला वॉर कब होती है, 1774 में रोहिल्ला वॉर होती है। कब, 1774 में। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, ये बहुत बार पूछा गया है सवाल, आता भी होगा आपको 1784 में। वेल्लोर म्यूटनी हुआ है 1806 में, ठीक है। तो इसके हिसाब से आप सही प्रश्न जो मैनेज कर सकते हो वो ऑप्शन बी कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद 2011 की जनगणना के अनुसार देश में कितनी अनुसूचित जनजातियां थी। टू द पॉइंट फैक्चुअल सवाल, कितनी अनुसूचित जनजातियां थी या शेड्यूल जो ट्राइब है ये कितनी थी 2011 की जनगणना के अनुसार। फैक्चुअल सवाल एकदम रट लो, 774। फंसने के चांसेस है बहुत ज़्यादा सवाल का। तो जितनी भी टेस्ट सीरीज आप लगाओगे हमारे, ऐसे ही क्वेश्चन है जो डायरेक्ट सवाल फंसेंगे आपके एग्जाम में। बट हाँ, बशर्ते आपको इसको नोट डाउन करना होगा ना ये सवालों को। तो कितनी एस टी पॉपुलेशन, 774 एस टी पॉपुलेशन, ठीक है। इसके बाद अगला प्रश्न है 1857 का विद्रोह है। ये दिल्ली, कानपुर, लखनऊ, बनारस, कौन कहाँ से लीड कर रहा था ये आपको बताना है, ठीक है। तो बहुत ही आसान है। देखिए, दिल्ली से आपको पता होगा कौन देख रहा था, हडसन देख रहे थे लेफ्टिनेंट, इनकी हत्या भी हो जाती है। कानपुर से कौन देख रहे थे, कॉलिन कैम्पबेल देख रहे थे कानपुर से। लखनऊ से कौन देख रहा था, जेम्स आउटरम देख रहे थे। बनारस से कौन देख रहा था, कर्नल जेम्स नील देख रहे थे बनारस से, ठीक है। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाना चाहिए, ऑप्शन बी हो जाएगा। याद रखना, महत्वपूर्ण है ये। इसके बाद अगला है हाईएस्ट डिकेटल ग्रोथ रेट हैज बीन रिकॉर्डेड इन रूरल एरिया ऑफ विच स्टेट एज पर द सेंसस 2011। यानी 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में सबसे अधिक दशक की वृद्धि दर दर्ज की गई है। तो पूरा मैं आपको सेंसस पढ़ा चुका हूँ मिसलेनियस में, अगर आपको पता होगा तो आप आराम से बता सकते हो कहाँ पे ग्रामीण क्षेत्रों में सबसे ज़्यादा वृद्धि देखी गई है। मेघालय में। ना याद हो तो याद रख लेना, मेघालय में सबसे ज़्यादा दशक की वृद्धि दर रूरल एरियाज में हुई है। इसके बाद है सैयद राजवंश के जो शासक है इनको क्रोनोलॉजी में लगाना है। इस तरह के बहुत सवाल पूछे जाते हैं। इस बार आरओ में ही ये पूछा गया था जो पेपर लीक हुआ था। मुबारक शाह, मोहम्मद शाह, आलम शाह, खिदर खान, इनको क्रोनोलॉजी में लगाना है। एक चीज़ और नोट कर लीजिए, मुगल के जितने रूलर हैं, लेटर मुगल और मुगल, ये सारे दिल्ली सल्तनत की जितनी डायनेस्टी है, स्लेव, खिलजी, तुगलक, सैयद, लोधी, इन सब के सारे राजाओं की क्रोनोलॉजी जरूर याद रखना। एक सवाल फंस सकता है। और मराठा बहुत न्यूज़ में रहे इस बार, तो मराठा के जितने रूलर हैं आज ही इनके सारे राजाओं की क्रोनोलॉजी लर्न कर लेना। आपकी किस्मत अच्छी रही तो एक सवाल 2 सवाल इससे फंस जाएंगे आपके। चलिए देखते हैं फिर। सैयद राजवंश, सबसे पहले सैयद डायनेस्टी का टाइम पीरियड याद रखो, 1414 से 1451 था। कब था सैयद राजवंश का जो क्रोनोलॉजी है, मतलब टाइम पीरियड 1414 से 51। तो खिजर खां सबसे पहले तो यही होगा भाई, 1414 से 1421 तक खिजर खां रहता है। खिजर खां के बाद 21 से 34 में आता है मुबारक शाह। 1421 से 34 में मुबारक शाह आ जाएगा। फिर मोहम्मद शाह कब आएगा भाई, मोहम्मद शाह आएगा 1434 से 1443। और आलम शाह की बात करें अगर, ये 1443 से 1451। तो ये 4 रूलर हैं, इनको ज़रूर याद रखो भाई। 1414 से 1421 खिजर खां, फिर 21 से 34 मुबारक शाह, फिर 34 से 43 मोहम्मद शाह, फिर आलम शाह। तो इसका आंसर ऑप्शन हो गया सी, ठीक है। अगला है उत्तर प्रदेश जनगणना 2011 के अनुसार निम्न में से किस जिले की साक्षरता दर सबसे कम है। लोवेस्ट लिटरेसी इनमें से कहाँ की है सबसे ज़्यादा, मतलब सबसे लोवेस्ट लिटरेसी। तो ये भी मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। श्रावस्ती की लिटरेसी जो है सबसे कम है, ठीक है। श्रावस्ती है, दूसरे पे बहराइच जाता था। तो सबसे कम लिटरेसी उत्तर प्रदेश में श्रावस्ती की। फिर कह रहा है ग्वालियर विजय के बाद इल्तुतमिश को किस इक्ता का पहला इक्तादार बनाया गया था जो दिल्ली सल्तनत का सबसे महत्वपूर्ण इक्ता था।
At the Gwalior conquest, Iltutmish was made the first Iqtidar of which Iqta that was most important Iqta of Delhi Sultanate. सहारनपुर, आगरा, शाहजहाँपुर या बदायूं? तो इसका सही उत्तर कौन सा था? इल्तुतमिश को बनाया गया था बदायूं का इक़्तिदार, ठीक है, बदायूं का, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 8, ये देखते हैं। उत्तर प्रदेश जनगणना के अनुसार जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से लखनऊ का कौन सा स्थान है? पॉपुलेशन डेंसिटी के हिसाब से अगर आप देखें तो यूपी का कौन सा प्लेस आता है, ये आपको बताना है। मतलब यूपी का कह रहा हूँ, लखनऊ का कौन सा प्लेस आता है। तो सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी अगर आपको याद हो, मैंने बताई थी गाज़ियाबाद की है यूपी में। सबसे ज़्यादा जो जनसंख्या घनत्व है कहाँ का है? गाज़ियाबाद का है। दूसरे नंबर पे किसका बताया था पॉपुलेशन डेंसिटी? वाराणसी की बताई थी आपको। तीसरे नंबर पे मैंने आपको बताई थी लखनऊ की है ना। तीसरे नंबर पे किसकी? लखनऊ की। चौथे पे ऐसे ही भदोही था, है, और कानपुर नगर 5वें पे। तो ऐसे याद रखो, गाज़ियाबाद, वाराणसी, लखनऊ। तो लखनऊ तीसरे नंबर पे आ जाएगा। नंबर 1 पे पूछे तो गाज़ियाबाद, 2 पे वाराणसी, चौथे पे पूछ ले तो भदोही बता देना, और 5वें पे पूछ ले कानपुर नगर हो जाएगा। फिर निम्नलिखित वाक्यों पर विचार करना है और नीचे दिए गए प्रश्नों को सही बताना है। 1617 में शाहजहां ने धूम्रपान और तंबाकू के सेवन पर प्रतिबंध लगाया था। 17वीं सदी के अंत तक तंबाकू पूरे भारत में खेती, व्यापार और उपयोग की मुख्य वस्तुओं में एक बन गया था, और तंबाकू के पौधे को पहली बार पुर्तगालियों के माध्यम से भारत में लाया गया था। तो बेहद आसान प्रश्न है ये, पता होगा आपको इनमें से। तो इसमें देखिए 2 और 3 तो बिल्कुल सही है, क्योंकि प्रतिबंध पूरी तरह से शाहजहां ने 1617 में लगाया था, जहांगीर ने लगाया था। किसने लगाया था? जो जहांगीर था, इसने जो है इस पर पूरी तरह से रोक लगा दी थी। अगला, भारत सरकार अधिनियम 1935 ने 11 प्रांतों में से 6 में द्विसदनी प्रणाली की शुरुआत की थी। कौन सा प्रांत उनमें नहीं आता है? ठीक है, जहाँ पे बाइकैमरलिज्म आया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935, कौन सा इनमें से नहीं है? तो पहले तो आपको 6 पता होने चाहिए कौन कौन से थे। तो आपको पता होगा अगर बंगाल था, ठीक है, नंबर 1 पे। फिर बंगाल के बाद बम्बई भी था, बम्बई था आपका, और बम्बई के बाद कौन आता है? बॉम्बे, बंगाल, मद्रास था, और बॉम्बे हो गया, बंगाल, मद्रास, बिहार में था, असम में था, और यूनाइटेड प्रोविंस में था। उड़ीसा में नहीं था, ठीक है। मद्रास, असम, यूनाइटेड प्रोविंस, और बंगाल, बॉम्बे, बिहार, ठीक है, 6 जगह था। ये जरूर याद रखना, ये पूछ सकता है, सवाल फंस सकता है। अगला है, ये पुराण है और उनके रचना स्थल है। कौन सा पुराण का रचना स्थल क्या है? ब्रह्म पुराण, अग्नि पुराण, वामन पुराण, गरुड़ पुराण। तो ब्रह्म पुराण जो है, इसका जो स्थान है गोदावरी और उत्कल प्रदेश था। अग्नि पुराण ये बंगाल में हुआ था इसका उदय। और वामन पुराण की बात करें तो ये आपका कुरुक्षेत्र मंडल था। गरुड़ पुराण की बात करें तो ये मिथिला था, ठीक है। तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। इसके बाद 18वीं उत्तर प्रदेश वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2023 के संदर्भ में सही बताना है। तो 18th यूपी फॉरेस्ट रिपोर्ट में आपको पढ़ा भी चुका हूँ, देखते हैं आपको कितनी याद है। अभी हाल ही में पढ़ाया था मैंने आपको कि आप सही बताते हैं कि नहीं। भारत में 2023 में जो वन आवरण है, क्या फॉरेस्ट कवर है, 15,045.80 वर्ग किलोमीटर है, जो कि उत्तर प्रदेश के भौगोलिक क्षेत्रफल का 6.24% है। और वर्ष 2021 की तुलना में 2023 में उत्तर प्रदेश के वन आवरण में 118.43 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। तो बताइए इसका कौन सा उत्तर सही होगा। तो देखिए इसके तीनों ही बिल्कुल सही हो जाएंगे, ठीक है, तीनों कथन सही हैं। और याद रखिएगा, बेहद जरूरी सवाल। तो ये फ़ायदा होता है टेस्ट का, जो पढ़ा रहे हैं वो तो आप वहाँ से पढ़ रहे हैं और यहाँ से रिवीजन कर लीजिए वापस। किस अधिनियम ने भारत के गवर्नर जनरल में सभी नागरिक और सैन्य शक्तियाँ दी थी? विच एक्ट हैड वेस्टेड गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया ऑल सिविल एंड मिलिट्री पावर? किसके तहत दी गई थी सारी सिविल एंड मिलिट्री पावर गवर्नमेंट को? तो ये गई थी चार्टर एक्ट, कौन सा? 1833 के द्वारा, चार्टर अधिनियम 1833। फिर ये अभिकथन कारण का सवाल है, इसको आपको बताना है। 1919 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों को लागू किया गया था। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म 1990 क्यों लागू करा गया था? क्योंकि 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों को ब्रिटिश सरकार द्वारा संसदीय शासन को लागू करने से उद्देश्य लाया गया था। यानी मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म 1919 इम्प्लीमेंटेड बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट विद द एम ऑफ इम्प्लीमेंटिंग द पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट। तो क्या ये सही होगा यहाँ पे? तो ये वाला तो रीज़न गलत हो जाएगा, क्योंकि आया तो 1919 में, ठीक है, पर इसका जो उद्देश्य था वो द्विसदनात्मक यानी द्विसदनीय प्रणाली, या जिसको कहें बाइकैमरल सिस्टम लाने का था, है ना, 2 सदन हो, ये इंट्रोड्यूस करा गया था इससे। तो ये गलत हो जाएगा। चलिए अगला देख लें, मिलान करना है आपको। ये फसल है और सबसे बड़े उत्पादक, क्रॉप, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर। तो ये भी मैं अभी आपको लेटेस्ट एग्रीकल्चर जो डाटा है ये पढ़ा चुका हूँ, ये भी आप आसानी से सवाल का उत्तर दे सकते हैं। आलमंड, सुपारी, बाजरा, बैंगन, ठीक है। तो बताइए भैया। देखिए बादाम आपको पता होगा जम्मू कश्मीर में सबसे ज़्यादा होता है, सुपारी कर्नाटक हो जाएगा,
बाजरा आपका राजस्थान है और बैंगन यानी ब्रिंजल वेस्ट बंगाल, यानी 1 2 3 4 बिल्कुल सही मैच कर रहा है। क्वेश्चन 16 में आपको सही सुमेलित बताना है, कौन सा इसमें सही सुमेलित नहीं है। यानी कजली फेयर महोबा और कलिंजर फेयर यानी मेला बांदा, रामनवमी मेला आगरा और तारकुला फेयर शामली। ठीक है, कौन सा उत्तर प्रदेश के ऐतिहासिक मेलों में नहीं आता है? तो जो आपका तरकुलहा मेला है, देखिए ये शामली में नहीं लगता, ये गोरखपुर में लगता है। कहाँ पे लगता है? गोरखपुर में लगता है तरकुलहा मेला। ठीक है, चलिए अगला देख लेते हैं। ये एक्ट है फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट, अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट। चलो मैच करो, ये भी पूरा भी मैं इन्वायरमेंट के आपको जो 500 MCQ कराया उनमें ये सब कराया मैंने आपको। तो बताइए फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट कब आया था भाई? तो 1980 में आया था। ये कब आया था? 1980 में आ गया था। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट बच्चे को पता होगा, 1972 में आया था। RPI एक्ट या पॉलिटी में पड़ता ही है 1951 में। और अनलॉफुल एक्टिविटीज़ जो है प्रिवेंशन एक्ट 1967 में। ठीक है, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, यानी इसका सही आंसर हो गया बी। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। इनको आपको क्रोनोलॉजी यानी कालानुक्रम में लगाना है। बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु, जलियांवाला बाग हत्याकांड, साबरमती आश्रम की स्थापना, स्वामी श्रद्धानंद की हत्या। बहुत ही बढ़िया सवाल है। इनमें से एक दो तो आपको, जलियांवाला बाग तो सभी को पता होगा भाई, जलियांवाला बाग 1919 में हुआ था। और जो हमारे बाल गंगाधर तिलक जी थे, इनकी मृत्यु हुई थी 1920 में 1 अगस्त को। साबरमती आश्रम की स्थापना की बात करें तो 1916 में इसकी स्थापना करी थी गांधी जी ने। और स्वामी श्रद्धानंद की जो मृत्यु है ये 1926 में हुई थी। ठीक है, तो आराम से क्रोनोलॉजी लगाई जा सकती है। सी क्वेश्चन 19, वातावरण से किस गैस को अवशोषित करने वाले प्राकृतिक अवशेषकों को कार्बन सिंक की संज्ञा दी जाती है? द नेचुरल एब्जॉर्बर दैट एब्जॉर्ब विच गैस फ्रॉम द एटमॉस्फेयर आर कॉल्ड कार्बन सिंक। ठीक है, तो किसको कहते हैं कार्बन सिंक की संज्ञा देते हैं? तो ऑब्वियसली कार्बन डाइऑक्साइड को देते हैं। जितना ज़्यादा आप पेड़ पौधे लगाएंगे उससे क्या होगा? ये सब CO2 को एब्जॉर्ब करेगा तो कार्बन सिंक होगा इससे। संपीड़ित प्राकृतिक गैस में लगभग कितने प्रतिशत मीथेन गैस होती है? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस कंसिस्ट व्हाट % ऑफ मीथेन गैस? तो CNG में कितने % मीथेन गैस होती है? तो ये होती है 80 से 90%। कितनी होती है? 80 से 90% होती है। ठीक है, फिर कह रहा है पाकिस्तान और द पार्टीशन ऑफ इंडिया, एनिलेशन ऑफ कास्ट। इस पुस्तक के लेखक कौन है? किसने ये पुस्तक को लिखा है? तो इसका सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? पाकिस्तान और द पार्टीशन ऑफ इंडिया, एनिलेशन ऑफ कास्ट, ये BR अम्बेडकर जी ने लिखी है। किसने लिखी? BR अम्बेडकर द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सी धातु अत्यधिक अभिक्रियाशील है? विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज हाईली रिएक्टिव? ये मैं बहुत बार आपको बता चुका हूँ। केदारनाथ का माली आलू ज़रा फीके पकाता है। ऐसे रिएक्टिविटी डिक्रीज होती जाएगी, कम होती जाएगी। यानी सबसे ज़्यादा रिएक्टिव पोटेशियम, सोडियम उससे कम, फिर मैग्नीशियम उससे कम, एल्युमिनियम उससे कम। तो इसमें सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन हो जाएगा? सोडियम हो जाएगा। ठीक है, वृहत जल विद्युत परियोजनाएं सामान्यतः कितने मेगावाट से अधिक होती हैं? जो लार्ज हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट होता है वो जनरली कितने मेगावाट से ऊपर होता है? लार्ज हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट तो 25 मेगावाट से ऊपर होता है, ये आपको याद रखना है। लार्ज जो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है ये 25 मेगावाट से ज़्यादा होता है। फिर है अर्का मृदुला, निम्नलिखित में से किस फल की एक प्रसिद्ध किस्म है? अर्का मृदुला इज़ अ फेमस वेराइटी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रूट? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ये है आपका गुआवा यानी अमरूद की फसल है ये। ठीक है, अमरूद की किस्म एक अर्का मृदुला। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज नॉट करेक्टली मैच? ये आपको बताना है इसमें से। PSU पावर सप्लाई यूनिट, CRT कैथोड रे टर्मिनल, SATA सीरियल एडवांस टेक्नोलॉजिकल अटैचमेंट, PNG पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स। तो कौन सा नहीं सही है इसमें? देखिए कैथोड रे ट्यूब होता है, टर्मिनल नहीं होता है, ये गलत है। CRT का मतलब क्या है? कैथोड रे ट्यूब। क्या है? कैथोड रे ट्यूब। चलिए अगला है, निम्नलिखित में से किस कंपनी ने अपने कारोबार का दायरा बढ़ाने के लिए 197 कम्युनिकेशन लिमिटेड की मनोरंजन और इवेंट टिकटिंग शाखा कौन सी? पेटीएम इनसाइडर का 2048.4 करोड़ में अधिग्रहण कर लिया है? तो ये किसने करा है भाई? इसका सही उत्तर क्या होगा? तो इसका सही उत्तर होगा जोमेटो। ठीक है, जोमेटो ने अधिग्रहण कर लिया है। इसके बाद है 1867 महादेव गोविंद रनाडे इस्टेब्लिश पूना सार्वजनिक सभा। बिकॉज महादेव गोविंद रनाडे वांटेड टू इस्टेब्लिश अ प्लेटफॉर्म टू प्रेजेंट ट्रांसपेरेंसी बिफोर द ब्रिटिश गवर्नमेंट एंड पब्लिक। यानी ब्रिटिश सरकार तथा जनता के समक्ष पारदर्शिता प्रस्तुत करने हेतु महादेव गोविंद रनाडे ने इस मंच की स्थापना करी थी। तो क्या ये सही है इनका उद्देश्य जो ये बता रहे हैं? तो देखिए पहली चीज़, इसका कारण तो सही है पर कथन गलत है, क्योंकि महादेव गोविंद रनाडे ने तो करी पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना, पर 1867 में ना करके 1870 में करी थी। ठीक है, बाकी ये सही है।
और ये उसका कारण भी नहीं होगा। अब ये इसका कारण क्यों नहीं है? क्योंकि जो इसकी स्थापना करी गई थी, इसका उद्देश्य था जनता और सरकार इसके बीच में एक सेतु का काम करना, है ना, मतलब इसके बीच में एक ब्रिज की तरह एक्ट करना दोनों को। तो इसका ऑप्शन बी सही होगा। अगला है, इनमें से कौन सा विकल्प सही नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच, ये आपको बताना है। केंद्रीय औषधि एवं सुगंध पौधा संस्थान लखनऊ, भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान बरेली, भारतीय बीज संस्थान मऊ और केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान झांसी। तो कौन सा इसमें से सही नहीं है? देखिए, केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान या सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर, ये लखनऊ में है, झांसी में है। यहाँ लखनऊ होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 29 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किन मुगल शासकों ने भू राजस्व की दर 50% ही रखी थी? जो लैंड रेवेन्यू है 50% ही रखा था। तो ये था आपका, एक मोहम्मद बिन तुगलक, दूसरा था अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, तो 2 और 3 सिर्फ सही होगा, जिसने लैंड रेवेन्यू सिर्फ 50% रखा था। इसके बाद है, भारत आने के बाद डचों ने 1605 में किस राज्य के मसूलीपट्टनम में अपना पहला कारखाना बनाया था? तो डचों ने मसूलीपट्टनम में 1605 में अपना पहला कारखाना किस राज्य में? तो बहुत ही आसान, मसूलीपट्टनम कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश में। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा, आंध्र प्रदेश। अगला है, लोक कढ़ाई का निम्नलिखित में से कौन सा पारंपरिक रूप भारत के एक उत्तर पूर्वी राज्य में प्रचलित है? विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ फॉक एम्ब्रॉयडरी इज प्रिवलेंट इन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट ऑफ इंडिया? तो ये कहाँ पे फेमस है भाई? फुलकारी, शामी लामी, कारचोबी या कसूती? तो भाई इसका देखिए सही उत्तर तो हो जाएगा शामी लामी, क्योंकि ये मणिपुर में है। शामी लामी ये मणिपुर का है। फुलकारी की बात करें तो ये पंजाब है, इसका सही उत्तर। कारचोबी की बात करें अगर तो ये राजस्थान है, और कसूती कर्नाटक है। ठीक है, अगला है, सौगौरा ताम्रपत्र अभिलेख के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? विथ रेफरेंस टू सौगौरा कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन विच स्टेटमेंट इज करेक्ट? यह अभिलेख गुप्त काल से संबंधित है, जो अकाल राहत प्रयासों का वर्णन करता है। दिस इंस्क्रिप्शन रिलेटेड टू गुप्ता पीरियड डिस्क्राइब फैमाइन रिलीफ एफर्ट। दिस इंस्क्रिप्शन इज लोकेटेड इन गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश। कहाँ पे है? गोरखपुर में। तो देखिए पहला गलत है, क्योंकि सौगौरा इंस्क्रिप्शन जो गुप्त काल का नहीं है, ये मौर्य काल का है, मौर्यन पीरियड का है, जो फैमाइन रिलीफ यानी अकाल राहत प्रयासों का वर्णन करता है, और ये गोरखपुर में है। ये बिल्कुल ठीक है, यानी ऑप्शन 2 सही है इसका। अगले प्रश्न में है, अपीको टर्म कह रहा है जो चिपको का पर्याय है वो किस भाषा से लिया गया है? तो आपको पता होगा, जैसे चिपको मूवमेंट उत्तराखंड में चला था, ऐसे अपीको मूवमेंट चला था साउथ में, है ना। तो ये कन्नड़ भाषा से लिया गया है अपीको टर्म। और ये आंदोलन जो है कर्नाटक में चलाया था किसने? पांडुरंग हेगड़े, आपको नाम याद होगा, पांडुरंग हेगड़े ने चलाया था अपीको मूवमेंट, ये याद रखिएगा। 2018 में शुरू की गई संपन्न योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ संपन्न स्कीम स्टार्टेड इन 2018। तो क्या इसका मुख्य उद्देश्य है? विधवा महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना, किसानों को उनके लिए कर्ज से मुक्ति दिलाना, देश की हर लड़की को शिक्षित करना। तो इनमें से देखिए इसका कोई नहीं होगा, क्योंकि ये था पेंशन के लिए। इसका फुल फॉर्म ही था भाई क्या? सिस्टम फॉर अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ पेंशन स्कीम। सिस्टम फॉर अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ पेंशन स्कीम। तो पेंशन के लिए था ये, है ना, पेंशन के लिए था। बंगाल पर ब्रिटिश विजय से पहले एशिया से ब्रिटिश आयात में लगभग कितने प्रतिशत वस्तुएं बंगाल की होती थी? यानी ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट जो हुआ था बंगाल का, उससे पहले व्हाट परसेंट ऑफ ब्रिटिश इम्पोर्ट फ्रॉम एशिया वर फ्रॉम बंगाल? क्योंकि बंगाल तो मेजर केंद्र था ना, तो आप ये समझिए जितना इम्पोर्ट करते थे उसका 60% जो है वो क्या करते थे? बंगाल की वस्तुएं ही होती थी। ठीक है, कितनी? 60%। अगला, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 1 मई 2016 को उत्तर प्रदेश राज्य के किस जिले से शुरू करी गई थी? उज्ज्वला योजना तो ये बलिया से शुरू करी गई है। कब शुरू करी गई थी? कहाँ से? बलिया से शुरू करी गई थी। जो बीपीएल परिवार थे उनको एलपीजी जो देने के लिए आया था ये। फिर कह रहा है, सासाकावा पुरस्कार किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन द्वारा दिया जाता है? सासाकावा प्राइज़, तो ये किसके द्वारा दिया जाता है सासाकावा प्राइज़? ये देते हैं हमारे यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम, यूएनईपी इसको देता है। कौन देता है? यूएनईपी देता है इसको। ठीक है, और वही है भाई, पर्यावरण के क्षेत्र में जो अच्छा योगदान देता है उसको दिया जाता है। इसके बाद है, 17 सितंबर 2024 को निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने श्रमिकों को 5 रुपये में भरपेट भोजन उपलब्ध कराने के लिए अन्नपूर्णा दाल भात सेंटर या अन्नपूर्णा दाल भात केंद्र शुरू करा है मात्र 5 रुपये में? तो छत्तीसगढ़ ने करा है। किसने करा है? छत्तीसगढ़ ने। ठीक है, तो करंट अफेयर्स का सवाल है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। बंगाल के निम्नलिखित शासकों में से किसने बंगाल के क्षेत्र पर सबसे कम समय तक शासन किया है? इनमें से शॉर्टेस्ट पीरियड तक रूल किसने करा है? काफ़ी महत्वपूर्ण है, इस तरह के प्रश्नों को पूछे जाने का ट्रेंड है। मुर्शीद कुली खान, सुजाउद्दीन, सरफराज खान, अली वर्दी खान। तो बंगाल के नवाब जरूर याद कर लेना, आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। देखो, मुर्शीद कुली खान की अगर बात करें
तो ये 1700 में बनता है शासक। कब बनता है? 1700 में, और 1727 तक राज करता है। फिर उसके बाद शुजाउद्दीन आता है भाई। कौन आता है? शुजाउद्दीन जो है ये आता है कब? इसके बाद, और ये 1739 तक रहेगा। मतलब शुजाउद्दीन 1727 से 1739 तक रहेगा। उसके बाद जो मुर्शीद कुली खान है वो आ जाएगा। मतलब मुर्शीद कुली खान गए, मुर्शीद कुली खान का जो बेटा था सरफराज खान, ये आता है ना। ये सबसे कम समय तक राज करेगा, वही 1739 से 1740, मात्र 1 साल तक राज कर पाएगा सरफराज खान, बहुत कम समय तक करता है। और फिर अली वर्दी खान आ जाएगा, ये बहुत कम, ज़्यादा समय तक करेगा, 1740 से 1756 तक। तो बंगाल के नवाब एक बार याद कर लेने, इसका सही ऑप्शन सी हो जाएगा। फिर कह रहा है लिथोट्रिप्सी एक ऐसी प्रक्रिया जो शरीर के किस हिस्से में बनी पथरी को तोड़ने के लिए शॉक वेव्स का उपयोग करती है। लिथोट्रिप्सी इज अ प्रोसीजर दैट यूजेस शॉक वेव्स टू ब्रेक अप स्टोन्स दैट आर फॉर्म्ड इन विच पार्ट ऑफ द बॉडी। तो नहीं, मतलब ऑपरेशन कराते हैं जिसकी पथरी हो जाती है, वो वृक्क में हो जाती है, अगर किडनी में हो जाती है तो हमें क्या कराना पड़ता है? ये लेज़र वाला जो सिस्टम है उसको कराना पड़ता है किडनी की पथरी को सही करने के लिए। चलिए अगला देख लेते हैं। कह रहा निम्नलिखित में से किसने वर्ष 1956 में इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर ट्रॉपिकल इकोलॉजी की स्थापना करी थी? इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर ट्रॉपिकल इकोलॉजी, तो किसने इसकी स्थापना करी है? इसका देखिए, इसकी स्थापना करने वाले कोई नहीं है इनमें से, क्योंकि इसकी स्थापना करी थी डॉक्टर रामदेव मिश्रा, रामदेव मिश्रा ने। ठीक है, याद रखिएगा इसको। अलीनगर की संधि के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? ट्रीटी ऑफ अलीनगर, तो इसको एक बार पढ़िए अच्छे से। प्लासी की लड़ाई से पहले फरवरी 1757 में बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच ये हुई थी। इस संधि में अंग्रेजों का प्रतिनिधित्व रॉबर्ट क्लाइव और एडमिरल चार्ल्स वॉटसन ने किया था। तो कौन सा स्टेटमेंट सही है? दोनों स्टेटमेंट इसके ठीक हो जाएंगे। ठीक है, कह रहा मिश्र धातु में यदि एक धातु डैश है तो मिश्र धातु का एमेल्गम कहते हैं। इफ वन मेटल इन द एलॉय इज डैश देन एलॉय इज कॉल्ड एमेल्गम। तो किसको कहते हैं दोस्तों एमेल्गम? तो ये कहलाता है मरकरी। ठीक है, मिश्र धातु में यदि एक धातु पारा हो तो मिश्र धातु को क्या कहते हैं? एमेल्गम कहते हैं। ठीक है, मरकरी हो जाएगा। इसमें से कौन सा कथन गलत है? विच स्टेटमेंट इज रॉन्ग, ये आपको बताना है। कह रहे पर ट्रांजैक्शन लिमिट जो है यूपीआई की हैज़ बीन रेज फ्रॉम 5000 to 10,000 टू सपोर्ट हायर वैल्यू ट्रांजैक्शन। इंडियन पीएम नरेंद्र मोदी रिमेन एन ऑफिशियल विजिट टू ब्रूनोई दारुसलम 3 to 4 September 2024 टू सिंगापुर फ्रॉम 4 to 5 September। थर्ड कह रहे हैं यूनियन कैबिनेट अप्रूव द प्रपोजल ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ रूरल डेवलपमेंट फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 5 फ्रॉम फाइनेंशियल दिस टू दिस। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सिर्फ ये वाला गलत है, क्योंकि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना जो है ये चौथा फेज शुरू हुआ है, पांचवा नहीं। ठीक है, तो सिर्फ तीसरा गलत है, पहला दूसरा सही हो जाएगा। 45 देख लेते हैं। कह रहा भारतीय सिविल सेवा अधिनियम 1861 यानी इंडियन सिविल सर्विसेज एक्ट 1861, इसके संदर्भ में कौन सा कथन सही होगा? पहला, प्रारंभ में प्रशासनिक सेवाओं में भर्ती के लिए 23 आयु वर्ष थी। वर्ष 1860 में प्रशासनिक सेवाओं में भर्ती के लिए आयु को घटाकर 22 वर्ष कर दिया गया। ठीक है, पहले 23 थी, 1860 में 22 कर दिया गया। तो दोनों स्टेटमेंट सही हैं, कोई यहाँ पे गलत नहीं होगी। ठीक है, 46 है वस्तु एवं सेवा कर परिषद से संबंधित प्रावधानों को संशोधित किया जा सकता है किसके द्वारा? यानी गुड्स एंड सर्विस टैक्स काउंसिल कैन बी अमेंडेड बाय। तो किसके द्वारा अमेंड किया जा सकता है ये? सिंपल मेजॉरिटी, स्पेशल मेजॉरिटी, स्पेशल मेजॉरिटी ऑफ पार्लियामेंट विद कंसेंट ऑफ स्टेट। तो बहुत आसान है, संसद का विशेष बहुमत के साथ हमें राज्यों की भी स्वीकृति चाहिए होगी, है ना, क्योंकि सेंट्रल स्टेट रिलेशन में बदलाव होगा तो हमें राज्यों की भी परमिशन चाहिए होगी। इसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान कोलकाता पश्चिम बंगाल में है? कौन सा है इसमें से? सेंट्रल फॉरेस्ट रिसर्च, फ्यूल रिसर्च, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल बायोलॉजी या पल्सेस रिसर्च। तो बहुत ही आसान, बताइए इनमें से। ये सब मैं आपको बता चुका हूँ। कोलकाता वेस्ट बंगाल में होगा आपका इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल बायोलॉजी या रासायनिक जीव विज्ञान संस्थान, क्योंकि वन अनुसंधान संस्थान ये तो आपको बता चुका हूँ देहरादून में। ये कहाँ है? देहरादून में है। केंद्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान ये आपका कहाँ पे? झारखंड में है। ठीक है, झारखंड में है, धनबाद में। और पल्स रिसर्च ये तो हमारे कानपुर में ही है भाई। ठीक है, चलिए अगला। अगस्त 1942 में चित्तू पांडे, इन्होंने संयुक्त प्रांत के किस स्थान के सभी 10 पुलिस थानों पर कब्जा कर लिया था और एक समानांतर सरकार की स्थापना करी थी? तो ये कहाँ पे करी थी इन्होंने? बलिया से करी थी समानांतर सरकार की स्थापना 1942 में। समय भी याद रख सकते हो क्योंकि पूछ सकता है आपसे। फिर ये ऑथर और उनकी पुस्तकें ये आपको मैच करनी, कौन सी इसमें से सही होगी? धनपाल, सर्वसेन मयूर और पतंजलि। धनपाल ने कौन सी पुस्तक लिखी है? तो तिलक मंजरी है धनपाल की। कौन सी है? तिलक मंजरी है।
सर्वसेन इनकी कौन सी है भाई? सर्वसेन की नहीं, सूर्य किरण नहीं है सर्वसेन की, एक सेकेंड, सर्वसेन की है हरि विजय। कौन सी है? हरि विजय है। मयूर की जो है ये है सूर्य शतक मयूर की। पतंजलि की बात करें ये है महानंद। पतंजलि की कौन सी? महानंद। तो बी हो जाएगा। इसके बाद 50 नंबर प्रश्न देख लेते हैं क्या कह रहे हैं। आमिर खुसरो के संदर्भ में सही कथन कौन सा है? सर्वप्रथम अलाउद्दीन खिलजी ने आमिर खुसरो को राजकवि का पद दिया था। आमिर खुसरो ने फारसी की एक नई शैली विकसित की जिसे सबक हिंदी या भारत की शैली कहा जाता है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या होगा? सबक हिंदी या भारत की जो है शैली, 1 और 2 दोनों सही हो जाएगा। कह रहा किस वर्ष अस्पृश्यता अधिनियम 1955 का नाम बदलकर नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 करा गया था? इन विच ईयर द नेम ऑफ अनटचेबिलिटी ऑफेंस एक्ट 1955 वॉज चेंज टू प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट एक्ट 1955। तो इसका कब बदला गया था? ये शुरुआत 1976 में या 1976 में करा गया था। फिर कह रहा है निम्नलिखित में से किसे आंध्र डेल्टा क्षेत्र में असहयोग आंदोलन चलाने का श्रेय नहीं दिया जा सकता है? Who among the following cannot be given the credit to run the non-cooperation movement in Andhra Delta region? तो इसका सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? ये है आपके सिंगरवेलू चेटियार। कौन है? सिंगरवेलू चेटियार। क्योंकि आंध्र में जो चलाया था आपका नॉन कॉपरेशन की बात करें अगर, तो ये चलाने वाले थे कोंडा वेंकटप्पया, ए कालेश्वर राव और टी प्रकाशम। ये 3 नाम आप याद रखिएगा। और एक पट्टाभाई सीतारामैया भी थे ना, पट्टाभी सीतारामैया। ठीक है, तो इनको याद रखना, ये नहीं थे इसमें। ये भौगोलिक संकेत यानी जीआई टैग हैं, उनसे संबंधित राज्य हैं, ये आपको मैचिंग करनी है। कौन सा इसमें से सही होगा? नहीं, कौन सा इसमें से सही नहीं होगा ये बताना है आपको। तो पिछवाई पेंटिंग राजस्थान, तोलिया रुमाल तेलंगाना, तांगलिया शाल कर्नाटक, कोटापाट हैंडलूम फैब्रिक उड़ीसा। तो देखिए जो तांगिया शॉल है ये आपकी कर्नाटक की नहीं है, तांगिया शॉल ये गुजरात की है। ठीक है, ये गुजरात की है। 54 निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2023 के मुकाबले? तो इसमें देखिए अरुणाचल प्रदेश 921 मिलियन टन, एमपी 608 मीट्रिक टन, छत्तीसगढ़ 605, महाराष्ट्र 365। तो बताइए कौन सा कार्बन स्टॉक की बात कर रहा है? तो इसमें से देखिए जो मध्य प्रदेश है ये कार्बन स्टॉक के मामले में आप देखेंगे अरुणाचल प्रदेश में तो सबसे ज़्यादा कार्बन स्टॉक है, दूसरे पे एमपी आता है जो कि 608 है, ये सही है। अरुणाचल प्रदेश नंबर 1 पे, पर ये ज़्यादा है, 1021 मीट्रिक टन के आसपास है। ठीक है, और इसमें सही पूछ रहा था तो सही वाला तो एमपी ही है सिर्फ, क्योंकि छत्तीसगढ़ का आप देखेंगे छत्तीसगढ़ का भी ऐसा ही है, 505 है, और महाराष्ट्र का आपका 465 के आसपास है। तो ये थोड़ा ज़्यादा फैक्चुअल आपको इसीलिए डाला गया ताकि आप याद करें। बाकी कार्बन स्टॉक ऐसे पूछ सकता है राज्य वाइज, तो आपको याद रखना है सबसे ज़्यादा कार्बन स्टॉक अरुणाचल में है, दूसरे नंबर पे महाराष्ट्र में आता है, तीसरे नंबर पे छत्तीसगढ़ में है और चौथे नंबर पे महाराष्ट्र में है। ठीक है, निम्नलिखित में से किसने भू राजस्व मापने की प्रणाली मशाहत को नहीं अपनाया था? हु अमंग द फॉलोइंग हैड नॉट अडॉप्टेड मशाहत द सिस्टम ऑफ मेजरिंग द लैंड रेवेन्यू? तो किसने नहीं मशाहत को अपनाया था इनमें से? अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक या सिकंदर लोदी या नन ऑफ द अबव? तो देखिए मशाहत को इनमें से तो जो है किसी ने नहीं अपनाया, क्योंकि नन ऑफ दीस हो गए, क्योंकि इन तीनों ही ने इसको अपनाया था मशाहत को। मशाहत है क्या? मशाहत है पैमाइश के आधार पर। क्या? पैमाइश के आधार पर जो है भू राजस्व का बंदोबस्त करना है ना, पैमाइश के आधार पर, सेटलमेंट ऑफ लैंड रेवेन्यू ऑन द बेसिस ऑफ मीटरिंग, है ना, पैमाइश के आधार पर लैंड रेवेन्यू लेना। चलो 56 नंबर देख लेते हैं क्या कह रहे हैं। क्वेश्चन 56 कह रहा है 1946 में ब्रिटिश प्रधानमंत्री एटली ने भारत में 3 सदस्यीय उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भेजने की घोषणा की थी। निम्नलिखित में से किस वायसराय को 3 सदस्यों के साथ भारत भेजा गया था? तो देखिए इसका आंसर कोई नहीं होगा, क्योंकि किसी के साथ नहीं भेजा गया था, वो ऐसे ही आए थे डेलीगेशंस, किसी वायसराय के साथ नहीं भेजा गया था इसको। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा वातावरण में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड से मुक्त होकर पौधों और मिट्टी में संग्रहित होने वाले कार्बन को क्या कहते हैं? What is the carbon that is released from carbon dioxide present in the atmosphere by process of photosynthesis and gets stored in plant and soil is called? इसको क्या बोलेंगे? इंपॉर्टेंट है, साइंस में ये सवाल आपसे पूछ सकते हैं। इसको ग्रीन कार्बन बोला जाता है। पूरी इसकी डेफिनेशन आपको याद रखनी है ना। तो ग्रीन कार्बन क्या होता है? जो पौधों द्वारा होता है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से। फिर कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा शब्द लैटिन भाषा से लिया गया? विच अमंग द फॉलोइंग टर्म हैड बीन टेकन फ्रॉम लैटिन लैंग्वेज? तो लैटिन भाषा से इनमें से कौन सा शब्द लिया है? मैंडमास, हेबियस कॉर्पस, कोवरंटो या सर्शियोररी? तो इसमें से जो बंदी प्रत्यक्षीकरण है, हेबियस कॉर्पस है, ये हमने लैटिन लैंग्वेज से लिया हुआ है। ठीक है, बंदी प्रत्यक्षीकरण या आपका हेबियस कॉर्पस। आर्टिकल 32 में 5 तरह की रिट्स मेंशन है, उसी की बात कर रहा है।
तो ये सब सवाल फंसने की बहुत ज़्यादा उम्मीद है, इनको याद ज़रूर रखो। फिर कह रहा ब्रिटिश सरकार ने कब स्पष्ट किया था कि भारत की संविधान सभा द्वारा बनाया गया कोई भी संविधान देश के उन हिस्सों पर लागू नहीं हो सकता जो इसे स्वीकार करने को तैयार नहीं थे। तो ये आपको पता होगा कब आया था ये, जो माउंट बेटन प्लान जब आने वाला था, है ना, 3 जून 1947 को, तब ये लाया गया था कि इस कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली जो बना रही है, जो पार्ट चाहे उस संविधान को एक्सेप्ट नहीं भी कर सकती है ना। तो ये 3 जून 1947 के शासक के संरक्षण में आयोजित तीसरी बौद्ध परिषद में अभिधम्म पिताका का संकलन करा गया था। तो अभिधम्म पिताका, सुत्त पिताका, ये सब कब आया था ये आपको तो पता ही होगा। तो ये सम्राट अशोक के जो सानिध्य में हुआ था, तीसरी बौद्ध काउंसिल, उसमें ये हुआ था। ठीक है भाई, आपको पता हो ना, RVP मैंने बताया था, राजगिरी, वैशाली, पाटलिपुत्र, कश्मीर। पहले में अजातशत्रु था, दूसरे में काला अशोक था, तीसरे में अशोक था और चौथे में कनिष्क था। ठीक है, 4 बौद्धिस्ट काउंसिल जो हुई हैं। इसके बाद कह रहा है अंडर विच अमेंडमेंट एक्ट एलिमेंट्री एजुकेशन वॉज मेड फंडामेंटल राइट। तो राइट टू एलिमेंट्री एजुकेशन जो आर्टिकल 21A में है, इसको कौन से आर्टिकल से, मतलब कौन से अमेंडमेंट से करा गया था? तो इसका सही उत्तर है 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2002, है ना। इसको फंडामेंटल ड्यूटी भी 11वीं बना दी गई थी, तो इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। चलिए अगला कह रहा है उत्तर प्रदेश की कौन सी प्रमुख हस्ती का प्रसिद्ध अंतर्राष्ट्रीय सरोद वादक है। विच मेजर पर्सनैलिटी ऑफ उत्तर प्रदेश इज फेमस इंटरनेशनल सरोद प्लेयर। तो इनमें से कौन सरोद प्लेयर है? आर्ट एंड कल्चर से इस तरह के सवाल बहुत पूछे जाते हैं। तो सरोद प्लेयर इनमें से पंडित विकास महाराज जी। कौन है? पंडित विकास महाराज जी। तो बात आती है विष्णु नारायण भातखंडे जी, ये कौन है? तो ये शास्त्रीय गायक हैं, या क्लासिकल सिंगर भी कह सकते हो आप इन इंग्लिश में, क्लासिकल सिंगर या शास्त्रीय गायक। कंठे महाराज की बात करें तो ये तबला प्लेयर है। कंठे महाराज क्या है? तबला प्लेयर हैं, बहुत अच्छे। सिद्धेश्वरी देवी जी की बात करें तो ये क्लासिकल म्यूजिक सिंगर है, बहुत अच्छी, है ना, म्यूजिक सिंगर है। ठीक है, चलिए अगला है हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट फॉरेन ट्रेवलर टू मेक अ डिटेल मेंशन ऑफ चांडाल्स, पेनीज एंड फ्री हॉस्पिटल। यानी चांडालों, कौड़ियों और निःशुल्क चिकित्सालयों का उल्लेख किसने करा है? पहले विदेश यात्री, ऐसा कौन था? तो ये था, देखिए, फाहियान। कौन था? फाहियान था जिसने विवरण करा था इसका। और आपसे मैं सवाल पूछूंगा, फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया? कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर दीजिए आप। थोलू बोमलता, ये क्या है भाई? थोलू बोमलता एक, तो ये क्या है भाई? एक प्रकार का छाया रंगमंच है। ये क्या है? छाया रंगमंच है। थिएटर का जो पॉपुलर शैडो थिएटर है वो है। कहाँ पे चलता है? आंध्र प्रदेश में चलता है। ठीक है, थोलू बोमलता कहाँ चलता है? आंध्र प्रदेश में चलता है, याद रखिएगा। आर्ट एंड कल्चर से ये प्रश्न काफ़ी पूछे जा सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विषय राज्य सूची या स्टेट लिस्ट में आता है? कह रहा है इनमें से कौन सा सब्जेक्ट स्टेट लिस्ट का है? एग्रीकल्चर, एजुकेशन, फॉरेस्ट या CRPC। तो स्टेट लिस्ट में देखिए कृषि आएगा। इनमें से कौन? कृषि जो है ये स्टेट लिस्ट में आता है। बाकी एजुकेशन, फॉरेस्ट, क्रिमिनल प्रोसीजर, ये सब कंकरेंट लिस्ट में आते हैं। तो इस तरह से भी सवाल पूछा जा सकता है कौन कौन सी लिस्ट में है, तो इसको भी आप देख सकते हो, मेन चीज़ है। अगला, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 19 फरवरी 2015 को किस राज्य से मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना या सॉइल हेल्थ कार्ड योजना लॉन्च करी थी? पहले तो ईयर भी याद रखना, 2015 को आई थी सॉइल हेल्थ कार्ड योजना। कहाँ से लॉन्च करी थी? राजस्थान से लॉन्च करी थी। ठीक है, क्योंकि ऐसे याद कर सकते, राजस्थान में बहुत मिट्टी है क्योंकि डेजर्ट है, तो वहीं से लॉन्च कर दी, है ना, तो याद रहेगा 2015 में। अब इसमें मिलान करना है आपको। वन प्रोडक्ट स्कीम जो है, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट स्कीम के लिए, ये मैं आपको करा चुका हूँ मैपिंग के थ्रू। मैनपुरी, मथुरा, रायबरेली, फरुखाबाद। ठीक है, तो मैच कर दीजिए भाई। मैनपुरी के लिए क्या है भाई? मैनपुरी में आपकी चलेगी तारकाशी कला जो है वो चलती है। मथुरा सैनिटरी फिटिंग के लिए बहुत है भाई। और रायबरेली की बात करें कास्ट कला हो जाएगी। फरुखाबाद वस्त्र छपाई हो गई। ठीक है, यानी 67 का ऑप्शन ए हो जाएगा। 68 में आपको सही बताना है कौन सा ऑप्शन सही होगा। अक्टूबर 2024 नासा एस्ट्रोनॉट सुनीता विलियम वॉज अपॉइंटेड एज द न्यू कमांडर ऑफ इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। द मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन सेंट्रल गवर्नमेंट हैज ग्रांटेड NOC टू उत्तर प्रदेश फर्स्ट शेड्यूल एयरलाइन एयरशंक। यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर श्री प्रताप राव जाधव लॉन्च टोबैको फ्री यूथ कैंपेन 2.0 24 सितंबर 2024 टू प्रोटेक्ट द हेल्थ एंड वेलबींग ऑफ यूथ ऑफ इंडिया। तो पॉज करके कहने का मतलब नहीं समझ में, एक बार पॉज करके फिर से पढ़िए। जो लंबा क्वेश्चन है उसको खुद से। 2 और 3 सही है, पहला गलत हो जाएगा क्योंकि सितंबर 2024 में नासा की अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम अंतरिक्ष स्टेशन की नई कमांडर नियुक्त की गई हैं। काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण सवाल है, आपके करंट अफेयर्स में पूछा जा सकता है। वर्ष 2010 में किस देश में आयोजित किए गए बाघ सम्मेलन के दौरान प्रत्येक वर्ष 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाए जाने का निर्णय लिया गया था? तो आपको पता होगा ये कौन सा है भाई? पिट्सबर्ग समिट जो हुई थी आपकी। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? रशिया हो जाएगा। ठीक है, 2010 में जो सेंट पीटर्सबर्ग है वहाँ पे आयोजित हुआ था। तो 29 जुलाई को हम लोग इंटरनेशनल टाइगर डे मनाते हैं।
रक्त कैंसर के उपचार में निम्नलिखित में से किस रासायनिक तत्व का उपयोग होता है? विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल एलिमेंट यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ ब्लड कैंसर? तो इसमें ब्लड कैंसर के लिए हम लोग कोबाल्ट 60 का यूज़ करते हैं। किसमें? कोबाल्ट 60। 71 कह रहा है इनमें से कौन सा कथन सही है? इस विधि से खतरनाक और रेडियोधर्मी कचरे का निपटान किया जाता है जिसमें कचरा पूरी तरह से नष्ट हो जाता है। डेंजरस एंड रेडियो एक्टिव वेस्ट इज डिस्पोज्ड ऑफ बाय मेथड इन विच द वेस्ट इज कम्प्लीटली डिस्ट्रॉयड। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? प्लाज्मा आर्क। क्या हो जाएगा? प्लाज्मा आर्क। ठीक है। इसके बाद 72 देख लेते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग इज मेनली बीन क्रेडिटेड फॉर द एक्सकवेशन ऑफ द मैगलिथिक बोरियल्स ऑफ साउथ इंडिया? किसे मुख्य रूप से दक्षिण भारत की महापाषाणकालीन समाधियों के उत्खनन का श्रेय दिया जाता है? तो किसको श्रेय दिया जाता है? ये दिया जाता है PM टेलर को, कर्नल PM टेलर को। ठीक है, तो इसका सी हो जाएगा। भारत वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार वन एवं वृक्षावरण में सबसे ज़्यादा वृद्धि वाले शीर्ष 3 राज्यों में कौन सा राज्य शामिल नहीं है, ये बताना है आपको। ठीक है, इंडियन फॉरेस्ट रिपोर्ट के हिसाब से विच स्टेट इज़ नॉट इंक्लूडेड इन टॉप 3 स्टेट विद मैक्सिमम इंक्रीज? तो देखिए MP नहीं है ना, आपको लगेगा MP में तो सबसे ज़्यादा जंगल है, पर फिर भी इसमें जो है कमी आई है, फिर भी सबसे ज़्यादा है ना। बाकी UP, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ इसमें वृद्धि हुई है। टॉप में अगर आप देखेंगे तो नंबर 1 पे आपका जो है छत्तीसगढ़ आता है जहाँ सबसे ज़्यादा वृद्धि हुई है, और उसके बाद UP आता है जहाँ सबसे ज़्यादा वृद्धि हुई है, तीसरे नंबर पे उड़ीसा आ जाता है। ठीक है, फिर निम्नलिखित में से किसने कविता और शुद्ध कविता नामक पुस्तक लिखी? अमंग द फॉलोइंग हैड रिटन अ बुक नेम्ड कविता और शुद्ध कविता? कविता और शुद्ध कविता पुस्तक लिखी रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर। अब इनमें से आपको मैच करना है कौन सा सही सुमेलित नहीं है। हिंदी साहित्य के प्रमुख व्यक्ति और उनका जन्म स्थान, जैसे प्रताप नारायण मिश्र, इनका जन्म उन्नाव, पंडित राहुल सांकृत्यायन प्रयागराज, जयशंकर प्रसाद वाराणसी, वृंदावन लाल वर्मा झांसी, है ना। तो इस तरह के प्रश्नों की अमूमन कई लोग इसको गलत करते हैं, पर आप लोग अगर टेस्ट की प्रैक्टिस करेंगे तो ऐसे सवाल आपको मिलेंगे कॉपी पेस्ट और आप आराम से कर सकेंगे। तो देखिए यहाँ पे जो पंडित राहुल सांकृत्यायन है, इनका जन्म जो है प्रयागराज में नहीं हुआ है, आजमगढ़ में हुआ है। ठीक है, आजमगढ़ में हुआ है। बाकी ये तीनों सही है, ये गलत हो जाएगा। अगला देखते हैं। अवध का नागरिक विद्रोह उत्तर प्रदेश राज्य के किस क्षेत्र में 1799 में वजीर अली खां के नेतृत्व में शुरू हुआ था? सिविल रेवेलियन ऑफ अवध हैड स्टार्टेड इन विच रीजन ऑफ स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश इन 1799? लीडरशिप ऑफ वजीर अली खान। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो ये हुआ था, देखिए जो पूर्वी है, ईस्टर्न है ना, वहाँ पे है ना, पूर्वी उत्तर प्रदेश। ठीक है, याद रखिएगा। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत प्रत्येक प्रशिक्षु को औसतन कितने रुपए की आर्थिक सहायता देने का भी प्रावधान है? अंडर प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना कितने रुपए दिए जाएंगे? 8,000 रुपये दिए जाएंगे। ठीक है, याद रखिएगा। और ये योजना आई कब थी? प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 2015 में। अब इनमें से आपको मैचिंग करनी है भाई, किस देश से क्या लिया? ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन, US, ऑस्ट्रेलिया, रशिया। ठीक है, तो बहुत ही आसान है। US कॉन्स्टिट्यूशन से सबको पता है फंडामेंटल राइट्स लिए हैं, जिसको बिल ऑफ राइट्स बोला जाता है। और सिंगल सिटीजनशिप ये हमने ब्रिटेन से लिया है। ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो यहाँ से कॉन्करेंट लिस्ट ले ली है, रशिया से फंडामेंटल ड्यूटी ले ली है। ठीक है, तो D ऑप्शन हो जाएगा। 79 द ग्रीन मफलर इज़ अ टेक्निक टू रिड्यूस विच टाइप ऑफ पोल्यूशन? ग्रीन मफलर किस प्रकार के प्रदूषण को कम करने की तकनीक है? तो ग्रीन मफलर जो है, ये जो है आपको पता है नॉइज़ पोल्यूशन कम करती है। आप कहेंगे कैसे? तो ग्रीन मफलर का मतलब जो सड़कें होती हैं, आप देखोगे उसके साइड में बहुत सारे पेड़ वगैरह लगाए जाते हैं ग्रीन मफलर के तौर पे, ताकि ये जो पेड़ होते हैं साउंड को एब्जॉर्ब करते हैं, है ना, तो इसलिए इसको ग्रीन मफलर बोला जाता है। चलिए 80 नंबर देख लेते हैं क्या कह रहे हैं। उत्तर प्रदेश का एक जिला जो छत्तीसगढ़ राज्य के साथ अपनी सीमा साझा करता है, उसका नाम बताना है। अ डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश विच शेयर इट्स बाउंड्री लाइन विद द छत्तीसगढ़ स्टेट, इसको क्या बोलते हैं? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो बहुत ही आसान, सोनभद्र हो जाएगा। फिर कह रहे हैं सैल्मोनेला बेसिलाई नामक जीवाणु का कारण क्या है? द बैक्टीरियम कॉल्ड सैल्मोनेला बेसिली इज अ कॉज ऑफ, किसकी वजह से ये होता है इनमें से? तो ये होता है फूड पॉइजनिंग, है ना, फूड पॉइजनिंग या भोजन की विषाक्तता के कारण हो जाता है ये। अगला है, इसमें से कौन सा विकल्प सही मैच नहीं कर रहा है, ये आपको पहचानना होगा। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, नमामि गंगे कार्यक्रम, अटल पेंशन योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। ठीक है, तो कौन सा सही मैच नहीं कर रहा है? देखिए, तो नमामि गंगे जो प्रोजेक्ट है ये 2015 में नहीं 2014 में आया था। ठीक है, नमामि गंगे 2014 है, अटल पेंशन 15 है, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा 15 है, मुद्रा योजना भी 15 है। ठीक है, चलिए अब इनमें से आपको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर कमेटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली प्रिसाइडेड बाय जवाहरलाल नेहरू? नेहरू ने किसकी अध्यक्षता करी थी, आपको बताना है। यूनियन पावर, कॉन्स्टिट्यूशन, प्रोविंशियल या ड्राफ्टिंग कमेटी? तो आसान शब्दों में बहुत ही आसान सवाल पूछा गया आपसे, एक यूनियन पावर कमेटी, यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी।
इनके अध्यक्ष थे, क्योंकि प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी के अध्यक्ष पटेल जी थे, प्रारूप समिति के अध्यक्ष जी अम्बेडकर जी थे। ठीक है, पहला दूसरा हो जाएगा इसका आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर? कौन सी दवा अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर के उपचार के लिए प्रयोग की जाती है? तो इसका सही उत्तर कौन सा है? एम्फीटेमिन। कौन सी? एम्फीटेमिन यूज़ करते हैं हम लोग। चलिए अगला प्रश्न है, देयर इज अ मेंशन अबाउट विच ऑफ द फॉलोइंग इन द संस्कृत क्लासिकल टेक्स्ट रजत रंगनी? संस्कृत शास्त्रीय ग्रंथ रजत रंगनी में निम्नलिखित में से किसके बारे में उल्लेख है? तो रजत रंगनी में किसके बारे में उल्लेख है? ममलेश्वर शिव टेम्पल के बारे में। किसके बारे में? ममलेश्वर शिव टेम्पल। और ये मंदिर है कहाँ? बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है। देखिए आपको पता होगा जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हमला भी हुआ है, तो ये पहलगाम में ही है। ये सवाल आने के चांसेस भी बन गए हैं ना, ममलेश्वर शिव टेम्पल जम्मू कश्मीर के पहलगाम में। ठीक है, और बना कब था? ये 400 ईस्वी के आसपास बनाया गया था। तो रजत रंगनी में ये मेंशन है। प्रसिद्ध लोक नृत्य छाऊ की सरिया कला शैली किस राज्य में है? सरिया कला शैली ये कहाँ पे प्रसिद्ध है? तो ये झारखंड की है ना। सरिया केला स्टाइल जो छाऊ डांस है ये झारखंड की है। कहाँ की है? झारखंड। और मयूरभंज छाऊ ये कहाँ चलता है? उड़ीसा में मयूरभंज छाऊ चलता है। पश्चिम बंगाल की बात करें, यहाँ पे आपका पुलुरिया या पुरुलिया छाऊ कह सकते हो आप, है ना, छाऊ नृत्य जो मुखौटा लगा के होता है। फिर संकटग्रस्त जीव जंतुओं के लिए रेड डाटा बुक किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन द्वारा प्रकाशित की जाती है? तो बहुत ही आसान, रेड डाटा लिस्ट निकलता है IUCN। ये 100 में से 100 लोग को पता होगा। निम्नलिखित में से किस रोग के निदान के लिए मैंटॉक्स परीक्षण किया जाता है? टू डायग्नोज विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीज द मॉन्टॉक्स टेस्ट इज परफॉर्म? तो मॉन्टेक्स रिकॉर्ड किसके लिए आया था भाई? ये आया था ट्यूबरक्लोसिस के लिए। किसके लिए मॉन्टेक्स रिकॉर्ड प्रिपेयर करा गया था? तपेदिक के निदान के लिए या ट्यूबरक्लोसिस के लिए। पुलकेशिन द्वितीय का एहोल अभिलेख किस भाषा में लिखा गया है? एहोल इंस्क्रिप्शन ऑफ पुलकेशिन सेकंड हैज बीन रिटन इन विच लैंग्वेज? तो इसका लिखा गया संस्कृत में। एहोल इंस्क्रिप्शन किस में लिखा गया? संस्कृत में। फिर कह रहा मानसून सत्र की अवधि क्या होती है भाई? ड्यूरेशन ऑफ मानसून सेशन, 3 सेशन लगते हैं, मानसून, फिर आपका विंटर और एक आपका समर सेशन, जो जिसको हम बजट सेशन एक्चुअली में बोलते हैं। तो मानसून सेशन का टाइम पीरियड भाई जब भारत में बारिश होती है। बारिश कब होती है ये आपको आराम से पता होगा। इनमें से कोई है? नहीं है। तो मानसून सेशन बारिश जुलाई से होगी, तो जुलाई से सितंबर लगता है। ठीक है, बजट सत्र लगता है फरवरी से मई तक, ये बजट सत्र लग जाता है। नवंबर दिसंबर में ठंडी पड़ती है तो विंटर सेशन लग जाता है। 3 सत्र लगते हैं। अगला है, उत्तर प्रदेश वन सर्वेक्षण के अनुसार निम्नलिखित में से किसका प्रतिशत राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 3.5% है ना? कुल भौगोलिक क्षेत्र का 3.5% इनमें से क्या है? अति सघन वन, मध्यम सघन वन या खुले वन या झाड़ियाँ? ठीक है, तो क्या होगा इसका सही उत्तर? ओपन फॉरेस्ट, है ना। क्या हो जाएगा? ओपन फॉरेस्ट। ये मैं आपको फॉरेस्ट डाटा में पढ़ा भी चुका हूँ। किस में पढ़ा चुका हूँ? फॉरेस्ट डाटा में। ठीक है, कि खुले वन है 3.5% के आसपास, और मीडियम डेंस फॉरेस्ट की बात करें, मध्यम सघन वन 1.66, और अति सघन वन यानी वेरी डेंस फॉरेस्ट 1.12। झाड़ियों की बात करें तो ये काफ़ी कम है, 0.27। याद रखना है इसको। अगला है, 27 सितंबर 2024 तक भारत विश्व का कौन सा सबसे बड़ा एथेनॉल उत्पादक और उपभोक्ता बन जाएगा? 27 सितंबर तक तो भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा एथेनॉल प्रोड्यूसर और कंज्यूमर बनने वाला है 2024 तक। फिर कृषि डाटा से संबंधित सही विकल्प बताना है, इसमें से कौन सा विकल्प सही होगा? भारत में उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और पंजाब मसालों के उत्पादन में 3 अग्रणी राज्य हैं। भारत में शहद के उत्पादन में MP, राजस्थान और गुजरात 3 अग्रणी हैं। तो यहाँ देखिए कोई सही नहीं होगा, क्योंकि UP, पश्चिम बंगाल, पंजाब ये शहद में है। ये किस में? शहद में। यानी हनी में नंबर 1 पे UP आता है, दूसरे पश्चिम बंगाल, तीसरे पे पंजाब। ठीक है, मसालों में बात करें अगर तो यहाँ मसाले कर लो। मसालों में MP है नंबर 1, दूसरे पे राजस्थान है, तीसरे में गुजरात है। ठीक है, यानी इनमें से कोई नहीं सही था। सही कर लेना इसको। अब ये फिर नवीनतम खनिज डाटा, मिनरल डाटा पे बेस सवाल है। फर्स्ट रैंक कंट्री इन देयर प्रोडक्शन, उत्पादन में प्रथम देश। ऑस्ट्रेलिया बॉक्साइट में, चीन सीमेंट में, मैक्सिको ताम्रअयस्क में, रूस हीरे में। तो बहुत ही आसानी है, मैं आपको मिनरल डाटा में पढ़ा भी चुका हूँ इसको। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? देखिए मैक्सिको जो है कॉपर ओर में, ये जो है सही है, मतलब सही नहीं है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया बॉक्साइट में सही है। चाइना सीमेंट में आ जाएगा, भारत दूसरे पे है। मैक्सिको कॉपर नहीं है। मैक्सिको को किस चीज़ में नंबर 1 पे आना चाहिए? या ताम्रअयस्क में मैक्सिको ना लेके आप चिली ले लो, क्योंकि आपको पता होगा जो एंडीज़ पर्वतमाला है इधर, वहाँ पे कॉपर बहुत पाया जाता है। तो यहाँ चिली कर लो, चिली। बाकी रूस, हीरा, ये सब सही। टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स एवं टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज मिलकर किस वर्ष तक भारत के पहले घरेलू स्तर पर चिप विकसित करेंगे? तो ये कौन सा ईयर घोषित करा गया है? 2026। कौन सा? 2026।
चलिए अगला देख लेते हैं हम लोग। 96 नंबर क्या कह रहा है, मैचिंग करनी है 96 में आपको। हीरा, सोना, ग्रेफाइट, लिग्नाइट। हीरा कहाँ से मिलता है? एमपी से मिलता है। और सोना कहाँ से मिलेगा आपको? कर्नाटक, कोलार गोल्ड फील्ड पड़ी होगी, हमने पिक्चर भी देखी। ग्रेफाइट की बात करें अरुणाचल प्रदेश, लिग्नाइट की बात करें तमिलनाडु। ठीक है, तो बी हो जाएगा ऑप्शन। फिर ये एग्रीकल्चर डाटा पे बेस्ड सवाल है, अद्यतन कृषि डाटा पे बेस्ड सवाल है। कौन सा सही होगा ये आपको बताना होगा, इसमें गलत बताना है, माफ़ कीजिएगा, कौन सा गलत होगा। भारत में गन्ना और चीनी के उत्पादन में उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटक 3 अग्रणी राज्य हैं। चाय के उत्पादन में असम, पश्चिम बंगाल, सिक्किम अग्रणी है। गेहूं के उत्पादन में उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब अग्रणी है। तो कौन सा गलत है? आराम से आप पहचान सकते हो, दूसरा गलत है, क्योंकि असम ठीक है नंबर 1 चाय में, पश्चिम बंगाल दूसरा, सिक्किम नहीं आएगा, तीसरे नंबर पर तमिलनाडु आता है चाय में। ठीक है, बाकी ये दोनों सही हो जाएंगे। तो इसलिए एग्रीकल्चर डाटा देखो मैं बता चुका हूँ, देख डालो। मिनरल बता चुका हूँ, पूरी मिसलेनियस के टॉपिक करा चुका हूँ, अच्छे से कर डालो उसको। फिर उत्तर प्रदेश बजट जो 25-26 में है उसके संबंध में सही कथन बताना है, कौन सा कथन सही होगा इसमें से। उत्तर प्रदेश खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति 2022 के अंतर्गत प्रोत्साहन राशि की व्यवस्था हेतु 500 करोड़ रुपए का प्रावधान है। पर ड्रॉप मोर क्रॉप माइक्रो इरिगेशन योजना के लिए 1020 करोड़ रुपए का प्रावधान है। तो कौन सा इसमें से सही है? कोई भी नहीं सही होगा। क्यों? क्योंकि पर ड्रॉप मोर क्रॉप की अगर बात करें, पर ड्रॉप मोर क्रॉप की बात करें अगर, तो इसके लिए सरकार ने कितना रखा है? 720 करोड़ रुपए दिए। कितने दिए? 720 करोड़ रुपए दिए हैं। और हॉर्टिकल्चर मिशन स्कीम के लिए सरकार ने 650 करोड़ रुपए दिए, 500 नहीं 650। ठीक है, तो ये दोनों ही गलत हो जाएंगे। अगला अभिकथन कारण पे बेस्ड सवाल है। 25 सितंबर 2024 को मेक इन इंडिया पहल के 10 साल पूरे हुए। मेक इन इंडिया पहल 25 सितंबर 2014 को शुरू हुई थी। ठीक, क्यों? कारण मेक इन इंडिया को भारत को डिज़ाइन और विनिर्माण के लिए एक वैश्विक केंद्र में बदलने के लिए डिज़ाइन किया गया था, और इसका मुख्य उद्देश्य निवेश को सुविधाजनक बनाना, नवाचार को प्रोत्साहित करना और विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचे को विकसित करना था। तो बिल्कुल सही है ये दोनों इसका, और ये कारण भी है उसका, इसीलिए लाया ही गया था भाई मेक इन इंडिया। चलिए 100 नंबर देख लेते हैं। आर्थिक समीक्षा यानी इकोनॉमिक सर्वे पे बेस्ड सवाल है ये। ठीक है, कौन सा इसमें से सही है ये आपको बताना है। इसमें थोड़ा सा मुश्किल लग सकता है आपको ये। भारत की कुल स्थापित बिजली क्षमता यानी इंस्टॉल्ड पावर कैपेसिटी 456.7 गीगावाट है, जिसमें अक्षय ऊर्जा मतलब रिन्यूएबल एनर्जी का योगदान 47% है। भारत में 800 जिलों में 5G सेवाएं शुरू की गई हैं। इसके साथ ही भारत नेट योजना के तहत 2.14 लाख ग्राम पंचायतों तक फाइबर पहुंचाया जाएगा। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 1.18 करोड़ घरों को मंजूरी प्रदान की गई है तथा जल जीवन मिशन से 15.3 करोड़ परिवारों को लाभान्वित किया गया है। तो यहाँ पहला और तीसरा देखिए सही है। ठीक है, दूसरा गलत हो जाएगा। अगला देख लेते हैं। भारत नेट एन एम्बिशियस प्रोजेक्ट ऑफ इंडिया वॉज लॉन्च इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर। भारत नेट जो है इसकी शुरुआत कब करी गई है? टू द पॉइंट डायरेक्ट सवाल, तो 2011 में करी गई है। कब करी गई है? 2011 में। ठीक है, 8 अक्टूबर 2024 को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने निम्नलिखित में से किस देश को ट्रैकोमा मुक्त घोषित करा है? ट्रैकोमा फ्री घोषित कर दिया है WHO ने। तो ये करा है इंडिया को। किसको कर दिया? इंडिया को। ठीक है, राष्ट्रीय खेल नीति यानी जो नेशनल स्पोर्ट पॉलिसी है उसका मसौदे के बारे में कौन सा इसमें से कथन सही है ये आपको बताना है। मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर एंड स्पोर्ट्स रिलीज द ड्राफ्ट नेशनल स्पोर्ट्स फॉर पब्लिक कंसल्टेशन 3 अक्टूबर 2024। ड्राफ्ट एम टू प्रमोट सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन इंडियाज स्पोर्ट इकोसिस्टम एंड एक्सेलरेट नेशनल डेवलपमेंट। यानी इस मसौदे का उद्देश्य है कि भारत के खेल पारिस्थितिकी तंत्र में सतत विकास को बढ़ावा देना और राष्ट्रीय विकास को गति देना। तो दोनों ही स्टेटमेंट इसके बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। अगला है इसके बाद इनमें से कौन सा कथन गलत है? कह रहे हैं 25 अगस्त 2024 को लखपति दीदी सम्मेलन का आयोजन महाराष्ट्र के जलगांव में किया गया था, और इसके लिए नरेंद्र मोदी जी ने 1500 करोड़ रुपए का रिवॉल्विंग फंड जारी किया। तो कौन सा गलत है? दूसरा गलत हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा करंट अफेयर्स का सवाल है। 2500 करोड़ रुपए फंड जारी करा है। ठीक है, 2500 करोड़। तो दूसरा स्टेटमेंट गलत है, पहला सही हो जाएगा। अगला 105 नंबर, इसमें भी आपको गलत पहचानना है कौन सा सवाल गलत होगा। कह रहा कोल इंडिया को गोल्डन पीकॉक CSR अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया। दूसरा कह रहा है यह अवार्ड 19वीं अंतर्राष्ट्रीय कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कॉन्फ्रेंस के अवसर पर दिया गया। तीसरा, कोल इंडिया लिमिटेड केंद्र सरकार के सार्वजनिक उपक्रमों में सर्वाधिक CSR खर्च करने वाली कंपनी रही, और कोल इंडिया लिमिटेड की स्थापना नवंबर 1975 में हुई। ठीक है, तो कौन सा यहाँ पे गलत हो जाएगा? दूसरा स्टेटमेंट गलत हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि यह 19th नहीं 9th इंटरनेशनल कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कॉन्फ्रेंस थी। ठीक है,
चलिए 106 माउंट एटना ज्वालामुखी के संबंध में कौन सा कथन यहाँ पे सही नहीं है, यह आपको बताना है। माउंट एटना के संबंध में, यह ज्वालामुखी इटली के सिसिली द्वीप पर है। यह यूरोप का एक बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी यानी एक्टिव वोल्केनो है। अल्प्स के दक्षिण में इटली की सबसे ऊंची चोटी भी है। हाईएस्ट पीक इन इटली साउथ ऑफ अल्प, माउंट एटना। तो यहाँ पे देखिए ऐसा कोई स्टेटमेंट नहीं जो गलत, तो तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अगला देख लेते हैं। इसके बाद है भारतीय प्रधानमंत्री की फ्रांस यात्रा के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन गलत है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो 12 फरवरी 2025 को नरेंद्र मोदी और फ्रांसीसी गणराज्य के राष्ट्रपति महामहिम मैक्रो इन्होंने मार्सिले में संयुक्त रूप से भारत के नए महावाणिज्य दूतावास का उद्घाटन करा है। जुलाई 2024 में प्रधानमंत्री की फ्रांस यात्रा के दौरान मार्सिले ने महावाणिज्य दूतावास खोलने के निर्णय की घोषणा की थी और इस महावाणिज्य दूतावास के पास फ्रांस के दक्षिणी भाग में 4 फ्रांसीसी प्रशासनिक क्षेत्रों का वाणिज्य दूतावास क्षेत्रकार है और फ्रांस का ये क्षेत्र व्यापार, उद्योग, ऊर्जा और पर्यटन के लिए प्रसिद्ध है। तो यहाँ पे देखिए दूसरा ऑप्शन जो है ये गलत है, क्योंकि जो कंसुलेट जनरल जो है इसकी स्थापना जुलाई 2024 में जुलाई 2023 में अनाउंस करी गई थी। ठीक है, थोड़ा टफ लगा होगा ये सवाल आपको। तो देखिए 140 में 140 तो करने नहीं है। अगर आप 70 से 75 क्वेश्चन सही कर पा रहे इस टेस्ट में तो यानी आपकी अच्छी प्रिपरेशन है। चलिए अगला सवाल देखते हैं 108। निम्नलिखित में से कौन से देश ने विश्व में पहली बार देश के सभी स्तरों के न्यायाधीशों के चुनाव के लिए वोटिंग प्रक्रिया चलाई? विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इंट्रोड्यूस द वोटिंग प्रोसेस फॉर द इलेक्शन ऑफ जजेस एट ऑल लेवल ऑफ कंट्री फॉर द फर्स्ट टाइम? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ये चलाई मैक्सिको ने। किसने चलाई? मैक्सिको ने। ठीक है, इसके बाद उत्तर प्रदेश के किस जिले में देश का पहला हिंदी साहित्य भाषा संग्रहालय स्थापित किया जाएगा? इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश विल द कंट्रीज फर्स्ट हिंदी लिटरेचर लैंग्वेज म्यूजियम बी इस्टेब्लिश? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका वाराणसी। ठीक है, अगला देख लेते हैं 110। इसमें से आपको सही बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही होगा। नेपाल के कामी रीता शेरपा 22 मई 2024 को माउंट एवरेस्ट पर 30वीं बार चढ़ाई करने वाले पहले पर्वतारोही बने। कौन? कीमा रीता शेरपा। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक जो है नाबार्ड, इसने पृथ्वी दिवस यानी 22 अप्रैल 2024 के अवसर पर अपने जलवायु रणनीति 2030 दस्तावेज का अनावरण किया है और भारत पे ने 23 अप्रैल 2024 को नया ऑल इन वन पेमेंट डिवाइस भारत पे 1 लॉन्च किया है। तो क्या इसका सही उत्तर होगा? तीनों ही सही है, कोई भी इसमें गलत नहीं होगा। ठीक है, अगला कह रहा है तुलिसीता रोग निम्नलिखित में से किस फसल में लगने वाला प्रमुख रोग है? तुलिसीता रोग या डाउनी मिल्ड्यू जिसको बोलते हैं इंग्लिश में। तो ये किस फसल में लगता है? मेज़ में लगता है या मक्के में लगता है। ठीक है, अगला है 2011 की जनगणना के अनुसार लगभग कितने प्रतिशत भूमि मध्यम जोत के अधीन है? अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस अबाउट व्हाट परसेंट ऑफ लैंड वाज अंडर मीडियम होल्डिंग? तो मध्यम जोत या मीडियम होल्डिंग के अधीन है 21% भूमि। कितनी? 21% भूमि। ठीक है, इसके बाद कह रहा किसी भूमि पर एक वर्ष में उगाई जाने वाली फसलों की संख्या उस भूमि की क्या कहलाती है? द नंबर ऑफ क्रॉप ग्रोन ऑन लैंड इन अ ईयर इज कॉल्ड डैश ऑफ दैट। तो इसको क्या बोलते हैं? तो इसको बोला जाएगा उस जमीन की क्रॉपिंग इंटेंसिटी या शस्य गहनता क्या है, भाई कितनी क्रॉप वो ले सकता है एक साल में। ठीक है, फिर कह रहा भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा विकसित एक मोबाइल ऐप पूसा कृषि किस वर्ष लॉन्च किया गया था? पूसा कृषि को, तो पूसा कृषि को 2016 में लॉन्च किया गया था, 2016 में। ठीक है, फिर कह रहा व्हाट इज ट्रिटिकेल? ट्रिटिकेल क्या है भाई इनमें से? तो अ स्पीशीज ऑफ मेजर फूड क्रॉप या एक प्रमुख खाद्य फसल की प्रजाति है ना। ट्रिटिकेल क्या है? एक खाद्य फसल की प्रजाति है ट्रिटिकेल, यानी गेहूं की कह सकते हो। गेहूं की एक ऐसी प्रजाति जिसे वैज्ञानिकों ने गेहूं और राई के संस्करण से बनाया। तो यानी ये ट्रिटिकेल जो है ये वीट यानी गेहूं की एक प्रजाति है। अब इसके बाद मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट है और कौन से स्टेट में ये बताना है। घाट प्रभा, संजय सरोवर, नीमो बाजगो और पोचमपाद। तो देखिए घाट प्रभा तो कर्नाटक में ही है। घाट प्रभा कहाँ है? कर्नाटक में है भाई। संजय सरोवर की बात करें तो मध्य प्रदेश में है संजय सरोवर, और नीमो बाजगो लद्दाख में है। पोचमपाद ये आपका तेलंगाना, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा इसका। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य ब्रह्मपुत्र घाटी के अंतर्गत आता है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट केम अंडर ब्रह्मपुत्र वैली? असम, वेस्ट बंगाल, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। तो बहुत ही आसान है, ब्रह्मपुत्र वैली के अंतर्गत आते हैं आपके असम और वेस्ट बंगाल राज्य। सिर्फ ब्रह्मपुत्र वैली में कौन आता है आपका? असम और वेस्ट बंगाल। इसके बाद कह रहा है सिक्किम, असम, पश्चिम बंगाल और अरुणाचल प्रदेश निम्नलिखित में से किस देश को स्पर्श करता है? किस देश के बॉर्डर को स्पर्श करता है?
तो बहुत ही आसान है। भूटान जो है दोस्तों ये चारों राज्यों से सीमा साझा करेगा, क्योंकि म्यांमार तो आपको पता है इधर साइड आ जाएगा, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम से करेगा, तो भूटान से ये 4 राज्य करते हैं। अगला प्रश्न, कर रेखा भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर गुजरती है? सिक्किम, आंध्र प्रदेश, त्रिपुरा, बिहार। तो बेहद आसान है, आराम से बता सकते हो आप, त्रिपुरा से होके जाएगी, है ना। नॉर्थ ईस्ट में सिर्फ त्रिपुरा और एक है आपका मिजोरम। नॉर्थ ईस्ट के बस 3 हैं, नो सॉरी 2 हैं, त्रिपुरा, मिजोरम, ठीक है। बाकी आपको पता ही है, राजस्थान, गुजरात, MP, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, ठीक है। इसके बाद कह रहा है अबूजा निम्नलिखित में से किस देश की राजधानी है? अबूजा इज अ कैपिटल ऑफ विच कंट्री? तो ये भी काफ़ी अच्छा सवाल है। अबूजा किसकी राजधानी? नाइजीरिया की। किसकी राजधानी है? नाइजीरिया की। बहरीन किसकी राजधानी है? मनामा की है, मनामा। किर्गिस्तान, इसकी राजधानी क्या है? सॉरी, किर्गिस्तान की राजधानी क्या है? एक सेकेंड, बिश्केक है, हाँ बिश्केक। लाओस की राजधानी क्या है? वियंतियाने। क्या है? वियंतियाने, है ना। नाइजीरिया की अबूजा हो जाएगी, बहरीन की मनामा हो जाएगी। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है, ये आपको बताना है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच? बारालचला पास हिमाचल प्रदेश, दीपू पास अरुणाचल प्रदेश, बनिहाल उत्तराखंड, जलेबला सिक्किम। तो बेहद आसान है, बनिहाल पास आपको पता होगा ये जम्मू कश्मीर में है। कहाँ पे? जम्मू कश्मीर में, ठीक है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगा नदी के बाएं तट से मिलने वाली अंतिम नदी? तो ये गंगा नदी, इसके बाएं तट से मिलने वाली अंतिम नदी कौन सी है? गंडक, गोमती, कोसी, महानंदा में। बहुत ही बेहतरीन सवाल इसको मैं कहूँगा, ठीक है। बाएं तट से मिलने वाली रामगंगा नदी है, गोमती नदी है, घाघरा है, गंडक है, कोसी है, महानंदा जो है वो अंतिम नदी है। महानंदा जो मिलती है वो अंतिम नदी है, याद रखना। फिर कह रहा है राजनांदगांव, ये किसके लिए प्रसिद्ध है? राजनांदगांव, तो ये बॉक्साइट प्रोडक्शन के लिए प्रसिद्ध है। राजनांदगांव किसके लिए प्रसिद्ध है? बॉक्साइट प्रोडक्शन के लिए, ठीक है। किसके लिए? बॉक्साइट। ये है कहाँ? छत्तीसगढ़ में। राजनांदगांव है कहाँ? छत्तीसगढ़ में, ठीक है। भारत की केंद्र सरकार द्वारा प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना कब शुरू करी गई थी? प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना, इसकी शुरुआत 2015 में हुई है। कब हुई है? 2015 में। फिर कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन इज हेडक्वार्टर्ड एट जिनेवा? इनमें से किसका हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड में है? तो ये भी काफ़ी आसान है। अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस समिति, इंटरनेशनल कमेटी ऑफ द रेड क्रॉस, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? जिनेवा स्विट्जरलैंड में। कहाँ है? जिनेवा स्विट्जरलैंड। क्योंकि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बात करें, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? USA में है, न्यूयॉर्क में। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष, इसका भी USA में है, न्यूयॉर्क में, ठीक है। और संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय बाल आपातकालीन कोष, इसका भी USA में है, ठीक है। इन तीनों का ही USA में। 126 नंबर देख लेते हैं। वर्ष 2025-26 के बजट में प्रस्तावित विकास उपाय गरीब युवा, अन्नदाता और नारी को ध्यान में रखकर 10 व्यापक क्षेत्रों तक फैला हुआ है। इनमें से कौन से क्षेत्र इसमें शामिल नहीं है? इन द बजट ईयर 25-26 द proposed development measure are spread across 10 broad areas keeping in mind the poor, youth, farmer and women. Which of the following area is not included in these? ठीक है, तो इसमें से कौन नहीं है इंक्लूड? इम्प्रूव हेल्थ सर्विस, स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार, ठीक है। बाकी सब इसमें आते हैं। फिर बजट पे बेस्ड सवाल 2025-26 के बजट में कह रहा है गलत सवाल कौन सा, ये आपको बताना है। जीरो पॉवर्टी उत्तर प्रदेश अभियान हेतु 250 करोड़ रुपए की व्यवस्था करी गई है जीरो पॉवर्टी के लिए। और क्रिटिकल गैप्स योजना हेतु लगभग 152 करोड़ रुपए की व्यवस्था करी गई है। प्रधानमंत्री आवास योजना जो ग्रामीण है इसके लिए 1200 करोड़ की व्यवस्था करी गई है। तो कौन सा गलत है? कोई गलत नहीं है, तीनों स्टेटमेंट ठीक है। अब रीजनिंग के सवाल आ जाते हैं जिसको आपको प्रैक्टिस करने ही होंगे। रीजनिंग का मैं फिर से बता रहा हूँ 15 सवाल आएंगे, इसलिए प्लीज़ इसकी प्रैक्टिस ज़रूर 15 मिनट कर लिया करो। SCS पे फ्री वीडियो पड़ा उसको देख लो, टेस्ट से प्रैक्टिस कर लो और PYQ बस बहुत है, इससे ज़्यादा नहीं, आराम से आप कर ले जाओगे। चलो 128 नंबर का इसमें आपको लुप्त संख्या बतानी है, तो इसका सही आंसर B हो जाएगा, ठीक है। क्या है इसका सही आंसर? B। इसके बाद 129, इसमें भी आपको निम्नलिखित संख्या क्रम में एक गलत संख्या दी हुई है, इसको मिसिंग नंबर से पहचानना होगा, जैसे 3, 3, 7, 23, ठीक है। तो इसमें भी आप देखेंगे तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 20159, ये गलत होगा, ठीक है। ये आपको करना है, इसको मैं नहीं कराऊंगा। इसमें से विषम को चुनना है क्योंकि बहुत टाइम लगेगा, ये आप प्रैक्टिस करिए। आपकी प्रैक्टिस के लिए मैं आंसर इसका बता दे रहा हूँ, इसका सही आंसर D हो जाएगा, ठीक है। इसको थोड़ा पेन कॉपी लेके बैठिए और इसको प्रैक्टिस करिए। दिए गए शब्दों को शब्दकोश के अनुसार व्यवस्थित करना है। शब्दकोश में ठीक तीसरे स्थान पर आएगा, ठीक है। तीसरे स्थान पर ठीक कौन सा आएगा इनमें से? तो रेशियो आ जाएगा। क्या आ जाएगा? रेशियो आ जाएगा। अब इसमें बताना है निम्नलिखित अनुक्रम में कितने ऐसे दो हैं जिनके ठीक पहले 1 है
और ठीक बाद में 3। सबसे आसान सवाल होता है ये, 1 नंबर फ्री का समझो मिलता है, 3 है, ठीक है। फिर निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द टेक्निक शब्द से नहीं लिखा जा सकता है, तो ये भी काफ़ी आसान होता है, जो इसमें वर्ड ना हो वो देख लेना। तो इसका सही आंसर बता दे रहा हूँ मैं, सी हो जाएगा, ठीक है। जीवन जिस प्रकार मृत्यु से संबंधित है उसी प्रकार उम्मीद किससे संबंधित है, भाई ये भी काफ़ी आसान है। देखो जीवन मृत्यु उम्मीद आप लगाओगे तो निराशा ही हाथ लगेगी। क्या लगेगी? किसी से उम्मीद मत करिए, उम्मीद करेंगे तो निराशा ही हाथ लगेगी आपको। पता चला आप उम्मीद लगाए बैठे हो कि वो मंडप में है पर आप मेरिट लिस्ट से बाहर है ना, तो ऐसा ना हो पाए, इसलिए अपनी पूरी जान झोंक दो। इस साल सिलेक्शन लेना है तो पूरी जान झोंको। चलो, गुप्त कोड में बोर को 10 लिखा है तो आफ्टर का कूट क्या होगा ये बताना। तो पेन कॉपी लेके शुरू हो जाओ भाई, कैसे करना होता है वो मैं बता दे रहा हूँ। जैसे एक एग्जांपल तो बी का 2 होता है ABCD में, ओ का आप देखोगे 15 है, आर का आप देखोगे 18 है और ई का आप देखोगे क्या है 5 है। अब इन सबको ऐड करो, इन सबको क्या करो, ऐड करो, 40 आएगा। अब 40 को 4 से डिवाइड यानी 10 आ रहा है। ऐसे ही इन सब की संख्याओं को ऐड कर देना, जो इनका नंबर हो 4 से डिवाइड कर देना, ठीक है। तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा 135 नंबर का, इसका सही आंसर हो जाएगा बी, ठीक। अब ये त्रिभुज वाला सवाल एक आता ही आता है, पैटर्न समझ लो क्या है। तो इन त्रिभुजों की संख्या गिन के काउंट करनी होगी आपको पूरी। तो इसमें त्रिभुजों की संख्या है 13, ठीक है। निम्नलिखित ऋतुओं को हिंदू महीनों के अनुसार लगाओ, ये मैं आपको बोल चुका हूँ। ऋतुओं को और हिंदी महीने में जो कैलेंडर है उसको ज़रूर एक बार कर लेना, ठीक है। तो हिंदू महीनों के अनुसार जो ऋतुओं का कालानुक्रम होता है, पहले क्या होता है, बसंत आता है। क्या आता है? बसंत आता है। फिर बसंत के बाद क्या आएगा? ग्रीष्म ऋतु आती है। बसंत के बाद क्या आती है? ग्रीष्म ऋतु आती है। ग्रीष्म के बाद क्या आएगी? वर्षा ऋतु आती है भाई। बसंत के बाद ग्रीष्म, ग्रीष्म के बाद वर्षा ऋतु आएगी, फिर शरद ऋतु आती है, फिर हेमंत आती है और फिर शिशिरा आती है, ठीक। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा भाई? सी हो जाएगा। गिनती के कितने अक्षर 0 से 9 जल प्रतिबिंब में अपने मूल रूप के समान दिखाई पड़ेंगे? बहुत ज़रूरी सवाल है, इससे पहले अल्फ़ाबेट वाला भी मैं बता चुका हूँ। तो हाउ मेनी नंबर्स जो 0 से 9 में काउंटिंग है वो वाटर इमेज में सेम दिखती है? रट लो एज इट इज़, 3 अक्षर हैं, ठीक है। 3 8 0 कौन है? 3 8 0, ये जल प्रतिबिंब में सेम दिखते हैं। रट लो एज इट इज़, कॉपी पेस्ट हो जाएगा भूल जाओगे नहीं तो। निम्नलिखित समूह में कौन शेष 3 से भिन्न है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ 3? इंसेक्ट, कैटरपिलर, निम्फ, लार्वा। कीड़ा, झिल्ली, निम्फ या लार्वा। तो बहुत ही आसान है दोस्तों। जो कीड़ा है ये क्या है भाई? ये जीव है ना। कीड़ा क्या है? जीव है। मतलब जैसे मैं बोलूँ झिल्ली है, जो झिल्ली ये, या इल्ली के, सॉरी इल्ली जो है वो तितली का बच्चा है ना। इल्ली क्या है? तितली का बच्चा है। और लार्वा जो है ये कीड़े का होता है और निम्फ कॉकरोच का होता है, ठीक है। पर कीड़ा थोड़ी किसी का होता है, इंसेक्ट अलग है, ठीक है। निम्नलिखित समूह में से कौन सा एक अलग है? फिर पहचानना है। तिरुवनंतपुरम, कन्नौर, कोझिकोड या तिरुवन्नामलाई। तो बहुत ही आसान है दोस्तों, तिरुवन्नामलाई। ये दोस्तों तमिलनाडु की सिटी है। ये क्या है? तमिलनाडु की सिटी है। बाकी ये तीनों केरल की सिटी है, ठीक है। ये तीनों केरल में है। कहाँ पे? केरल में, ये तमिलनाडु में। तो इस तरह का भी प्रश्न आता है। रीजनिंग का पैटर्न समझ लो बस, ठीक है, कि इसी पैटर्न पे आता है। क्या ऑड है, कौन से जल प्रतिबिंब में सेम दिखेंगे, इस टाइप की। और राजधानियाँ भी कभी कभी आ जाती हैं। ये ट्रायंगल वाला एक सवाल आता ही आता है ना। तो जो हम टेस्ट दे रहे हैं आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी।